आप रोज इंटरनेट यूज करते हो, गूगल ओपन करते हो और यूट्यूब देखते हो, किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि जब आप google.com टाइप करते हो तो आपका सिस्टम कैसे जानता है कि एक्चुअल सर्वर कहाँ पर है? कैसे वो एक सिंपल नाम को कन्वर्ट करता है एक एग्जैक्ट मशीन लोकेशन में जहां से डेटा लोड होता है? यहाँ पे आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग में एंटर करना चाहते हो तो डीएनएस समझना ऑप्शनल नहीं है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हाय एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा और आज हम इस वीडियो में डीएनएस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डोमेन, सब डोमेन, पाथ क्या होता है, डीएनएस एक्चुअली कैसे काम करता है बैकग्राउंड में जब आप ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, और बिहाइंड द सीन्स क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट डीएनएस रिकॉर्ड क्या होते हैं, सी नेम, एमएक्स, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, डीएनएस कैशिंग क्या होती है और डीएनएस सेक क्या होता है और कैसे अटैकर से प्रोटेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भी समझोगे कि अटैकर डीएनएस का कैसे मिसयूज करते हैं और एक सिंपल डोमेन को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो रियल है या फेक है। तो अगर आप बिगिनर हो या नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंटरनेट के सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन को। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज अपन डोमेन एंड डीएनएस अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि डोमेन और डीएनएस एक्चुअली में क्या होता है वो हम देखेंगे। बैकएंड में इसके क्या चल रहा होता है, ठीक है। यूआरएल्स क्या होते हैं, यूआरएल में कितनी चीजें होती है जो हमें पता होना इम्पोर्टेंट है, राइट। और डीएनएस क्या होता है जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हर यूआरएल अपन लोगों को एक स्टोरी बता रहा होता है। अपन देखेंगे कि डीएनएस कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है कि यूआरएल क्या होता है, उसको समझना कि वो कैसे काम करता है, उसका मतलब क्या होता है। जब अपन एक यूआरएल देख रहे होते हैं, देखो यूआरएल एक एड्रेस होता है, ठीक है। हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है एंड दैट इज यूआरएल। अब हम जो टाइप करते हैं, अपन जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टा पे जाना है, ठीक है, तो instagram.com, तो ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। और अगर इसके आगे मुझे इसके लॉगिन पेज पे जाना है तो ये क्या है, और इसके आगे अगर मैं ये लगा दूँ तो व्हाट इज दिस, राइट। और अगर अपन इसके आगे ये भी लगा दे तो इनको अपन क्या बोलते हैं और ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपना यूआरएल, ये सब अपन देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या गलत हो सकता है, ठीक है। ये सब अपना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है एक यूआरएल की। देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा HTTPS। अब ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एज इन जो ये एस है, इसका मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या है ये, कि अपना जो ट्रांसफर है, अपना जो डेटा ट्रांसफर है, इसको क्या करता है, सिक्योर करता है। एक वेब पेज को सिक्योर करता है HTTPS। अब बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत पुरानी वेबसाइट है जो अभी भी HTTP पे रन कर रही है, बट जब भी आप उनको ओपन करोगे ना तो ब्राउजर आपको एक वार्निंग देगा। और मैं भी आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि आप HTTP वेबसाइट्स पे विजिट ना करें, और अगर आपको करना है कोई ऐसी वेबसाइट है तो आइसोलेट एनवायरनमेंट में करो, ठीक है, तो वो सेफ रहता है। अब ये www क्या है, देखो ये सब डोमेन, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे www हो, यहाँ पे ब्लॉग हो सकता है, यहाँ पे कोई पेज हो सकता है, बेसिकली जिस भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे सब डोमेन चेंज हो सकता है। सब डोमेन में क्या डिटेल में चीजें होती है वो भी अपन आगे समझते हैं, बट अभी ये समझो कि जब आप वेबसाइट विजिट करते हो उसके आगे जब ये आप देखते हो, इसको अपन सब डोमेन बोलते हैं और इसको अपन TLD मतलब थर्ड लेवल डोमेन भी बोलते हैं। देन हमारे पास आता है सेकेंड लेवल डोमेन। देखो, सेकेंड लेवल डोमेन में एग्जाम्पल मतलब ये जो आपका रजिस्टर्ड डोमेन नेम है वो यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने WS क्यूबटेक की वेबसाइट देखी होगी। जब आप WS क्यूबटेक की वेबसाइट पे जाते हो तो उसका रजिस्टर्ड डोमेन ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी है वो आती है सेकेंड लेवल डोमेन में। फिर हमारे पास आता है टॉप लेवल डोमेन। देखो, इसको TLD भी बोलते हैं, यहाँ पे भी TLD है तो कंफ्यूज मत होना। ये होता है थर्ड लेवल डोमेन और ये होता है टॉप लेवल डोमेन जो कि होता है .com। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो होते हैं .com, .org, .edu,
ये जो होते हैं डोमेन्स, ये बाय करे जाते हैं, राइट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे जो ये डोमेन एक्सटेंशन होता है वो आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारे पास आती है पाथ एंड क्वेरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है अबाउट, ये तो है पाथ, ठीक है। और ये जो है ये है क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब जो भी आपके पेज की लोकेशन होगी, ठीक है, जो भी आपके पेज की लोकेशन होगी। अब मैं अबाउट सेक्शन में हूँ इसके, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि example.com कोई वेबसाइट है, ठीक है, ये कोई वेबसाइट है और मुझे इसके बारे में जानना है। आप लोग कोई भी वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पे अबाउट सेक्शन होता ही है। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अबाउट सेक्शन कैसा दिखता है। जैसे अपना यहाँ पे अबाउट सेक्शन का ही है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये https www.google.com, राइट। अब मैं जाती हूँ, मुझे जाना है अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे अबाउट सेक्शन नहीं दिख रहा है तो अपन जाते हैं क्लाउड में। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे क्लाउड हो गया। यहाँ पे पहले www था यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्लाउड हो गया। तो अभी अपन ने क्या सीखा था, राइट, जो अपना सब डोमेन है वो यहाँ पे चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो सब डोमेन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेज आप लोग जो विजिट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक और सेक्शन दिखाती हूँ अबाउट का किसी और कंपनी में, पालो ऑल्टो। सो गाइज यहाँ पे पालो ऑल्टो का अबाउट सेक्शन तो नहीं आ रहा, बट अपन कोई और सेक्शन पे जाकर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है जो आप लोगों को ये दिख रहा है, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस भी करा होगा अगर आप किसी पेज पे विजिट करते हो तो ये हमारा पाथ, जिस पाथ को ये वेब पेज फॉलो कर रहा है वो है ये हमारा पाथ। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सब डोमेन आ गया, यहाँ पे रजिस्टर्ड डोमेन आ गया, यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया, देन यहाँ पे हमारी क्वेरी स्ट्रिंग एंड पाथ आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। एंड जब आप URLs देखते हो तो आप लोग ये चीजें नोटिस करते हो। तो ये हमारा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो अटैकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं वेब पेजेस, ठीक है। और जब वो वेब पेजेस एक्सप्लॉइट कर देते हैं तो एक क्लोन बना देते हैं खुद की वेबसाइट का, ठीक है। या फिर क्लोन नहीं बनाते हैं तो भी हाईजैक, अगर उनको वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो वेब हाईजैकिंग भी कर लेते हैं, राइट। तो उनसे क्या होता है, उनसे अपन उनके पाथ को फॉलो करते हैं और उनके वेब पेज पे चल जाते हैं। और जब अपन ये चीजें करते हैं तो ऑफ कोर्स अपन लॉगिन भी करेंगे, आप लोग लॉगिन भी करोगे। तो आप लोग जो वो लॉगिन करते हो तो जो आपके क्रेडेंशियल्स है वो क्या करते होते हैं, अटैकर्स के पास चले जाते हैं। उनका जो डेटा है, लाइक आपका जो डेटा है वो भी उनके पास चला जाता है। तो ये एक URL को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रियल URL है तो वो कैसे वर्क करेगा। अब आप लोग डिफरेंस समझो डोमेन में, सब डोमेन में और पाथ में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये है क्या, डोमेन मैंने जैसा कि बताया एक कोड रजिस्टर्ड नेम ऑफ योर ओन, जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद रजिस्टर करती है, जैसे कि WS क्यूबटेक। अब WS क्यूबटेक क्या है, ये नेम है, ठीक है। ये नेम किसने रखा है, ये फाउंडर ने रखा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है उन्होंने ये नेम रखा है। अगर गूगल है तो किसने नाम रखा, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, वो आइडेंटिटी है, तो ये सेल्फ रजिस्टर्ड होता है। अब अपने पास आता है सब डोमेन। सब डोमेन एक प्रीफिक्स होता है जो अपन डोमेन से पहले ऐड करते हैं। अब जो ये प्रीफिक्स होता है ना, ये जो सब डोमेन होता है, इसको अपन खुद लाइक डेवलपर खुद ऐड करता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को खरीदना पड़ रहा है या समथिंग। जो डोमेन है उसको आपको बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डोमेन्स बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अपना पे करना पड़ेगा, बट सब डोमेन आप खुद बनाते हो। जो सब डोमेन होता है वो डेवलपर खुद बनाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था गूगल का, तो वहाँ पे लिखा होता है cloud.google.com। तो ये क्लाउड क्या था, वो क्लाउड की सर्विसेज शो कर रहा था। अगर नोटिस कराओ तो उस पेज पे क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मैंने वो पेज ध्यान से नहीं देखा था, बट वो पेज किस बारे में था, वो क्लाउड के बारे में था। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे ऐसे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। आप कोई भी सेक्शन पे जाओगे तो सबसे पहले जो सब डोमेन होगा वही उस पेज के बारे में आएगा, ठीक है। वही आपको बताएगा कि आप पेज किस पे हो। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ www हो, यहाँ पे ब्लॉग हो सकता है, यहाँ पे क्लाउड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे
जो भी पेज है उस हिसाब से इन्फो होगी। उसके बाद अपने पास आता है पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ जैसा कि अभी आप लोगों को समझाया था, लोकेशन ऑफ पेज। ऑफ कोर्स लोकेशन किसकी होगी? वेब पेज की होगी ना, आफ्टर डोमेन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सब डोमेन होता है वो डोमेन से पहले आता है और जो पाथ होता है वो डोमेन के बाद आता है। बेसिकली दिस इज द मिडिल थिंग, लाइक सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी समझाया कि कैसा एक डोमेन दिखता है। instagram.com, ओके। सब डोमेन blog instagram.com एंड देन पाथ, जो भी अगर आप पाथ फॉलो कर रहे हो वो। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ये वेबसाइट्स है जहाँ से आप ये खरीद रहे हो, यही इसको कंट्रोल करती है जब आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करते हो। क्यों रजिस्टर करते हैं हम हमारा डोमेन नेम? ताकि उस डोमेन को कोई और ना ले पाए, राइट? क्योंकि वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी है। अब जो सब डोमेन होता है वो डेवलपर खुद बना रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट, अपने हिसाब से। और जो पाथ है वो भी डेवलपर खुद बनाता है जब वो वेबसाइट क्रिएट कर रहा होता है। अब जो डोमेन होता है, क्या वो कभी कोई बदलता है? बहुत रेयरली बदलता है, बिकॉज इट्स कॉस्ट मनी टू चेंज इट एंड टू मेंटेन इट टू। एंड डोमेन में हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। एंड पाथ वो भी हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, डेवलपर को बोलते कि वो फ्री और इंस्टेंट है। एग्जाम्पल अगेन अभी अपन ने देखा था कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा सब डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे हमारा ये TLD है और ये हमारा पाथ है और स्ट्रिंग है, क्वेरी स्ट्रिंग। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अब एक URL कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे आप उसको रीड कर सकते हो। अब अपने बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाती हूँ और ये जानना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक रियल डोमेन और फेक डोमेन को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है, आपके पास मेल आता है कोई भी, ठीक है, उस पर लिखा हुआ आता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी इन्फो रजिस्टर करोगे और इसको 5 लोगों को और शेयर करोगे, ठीक है, तो ये टारगेट पूरा करने के बाद आपको मिलेगा iPhone 17। आज तक किसी को मिला है iPhone 17 ये सब करने के बाद? ये टारगेट पूरा करने के बाद व्हाट्सएप पे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं और ये बहुत अर्जेंसी में आते हैं कि ये सिर्फ आज की डील है, लाइक ये आज सिर्फ day 1 की डील है। और ये बहुत सारे लोगों के पास आते हैं और बहुत, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स है, ठीक है, या फिर कोई नॉन टेक पर्सन है, दे डू इट गाइज। वो अपनी इंफॉर्मेशन इन चीजों पे रजिस्टर करते हैं, इन लिंक्स पे, एंड दे लिंक्स लिटरली लुक लाइक दिस, फिर भी वो अपनी इंफॉर्मेशन उस पर रजिस्टर करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अटैक, डेटा थेफ्टिंग। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो चोरी हो रहा है और आप खुद डेटा दे रहे हो अटैकर्स को, एंड डेटा इज मनी। तो यहाँ पे इंटरनली अटैक हुआ और आप लोगों ने 5 लोगों को शेयर करा, उन्होंने 5 लोगों को शेयर करा, तो सोचो ये कितनी लंबी एक चेन क्रिएट हो गई। अब पहले ये समझो कि रियल डोमेन कैसे दिखता है। यहाँ पे सिंपल एक प्रोटोकॉल आया, शॉर्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस इज वेरी शॉर्ट, है ना। यहाँ पे आपका एक्सटेंशन, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड यहाँ पे प्रोटोकॉल, एग्जैक्ट ब्रांड नेम इन SLD, ठीक है। देन ट्रस्टेड TLD जो आपकी .com में ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जो आपका टॉप लेवल डोमेन है वो सिंपल है, लाइक .com .org .gov, मतलब ये सब ट्रस्टेड TLDs है। वैलिड SSL सर्टिफिकेट, मतलब ये जो HTTPS है, ठीक है, ये एक वैलिड, लाइक ये वेबसाइट का एक वैलिड SSL सर्टिफिकेट है। और क्लीन URL, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, सिंपल सा URL है जिसको आप इजीली देखकर समझ सकते हो कि ये ओरिजिनल है ना। अब इस साइड देखो, फेक डोमेन में, फेक डोमेन में सबसे पहले तो ये, ठीक है, नॉर्मल है, हम इसको ही देखेंगे, नॉर्मल, यहां तक हमने देखा। बट एक चीज नोटिस करो,
जो आपका ब्रांड नेम यहाँ पे है ना, जो आपका डोमेन है, जो आपका डोमेन नेम है यहाँ पे, वो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब ये पूरा आपका डोमेन नेम है और उसके बाद ये है आपका TLD। तो ये जो आपका डोमेन नेम है, ये तो दिखने से लाइक फेक है, राइट? हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लॉगिन पेज होता तो वो यहाँ आता पाथ में, पाथ या क्वेरी स्ट्रिंग सेक्शन में हमें पता चलता है कि लॉगिन पेज की बात होती है, या फिर वो यहाँ पे आता, राइट? सब डोमेन में आता, या फिर यहाँ पे, तो या फिर वो पाथ में हमें शो कर रहा होता। बट यहाँ पे तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इन्होंने पेपल सिक्योर लॉगिन कर दिया। अगर किसी को नहीं पता तो वो तो यही समझेगा ना कि ये पेपल का कोई लॉगिन पेज है और ये बहुत सिक्योर है, बट ये तो फेक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स है अराउंड ब्रांड, सिक्योर, लॉगिन, राइट? सस्पिशियस TLD। अब यहाँ पे तो .com दे रखा है, बट यूजुअली क्या होता है XYZ.top.tk, ऐसे फेक टॉप लेवल डोमेन्स ये लोग यूज करते हैं। अब मिसिंग और इनवैलिड SSL जरूरी नहीं कि हमेशा HTTP SEO हो सकता है, ये सिर्फ HTTP भी हो कभी, या फिर इनका जो SSL सर्टिफिकेट है वो ही ना हो। ये वेबसाइट ऑफ कोर्स सिक्योर तो नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ से आपका डेटा चोरी हो रहा है, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल उसने सिक्योर इसको कर भी दी, तो अगर नॉन टेक पर्सन है तो उसको तो लगेगा ये तो सेफ वेबसाइट है, मैं इस पर रजिस्टर कर सकता हूँ। अर्जेंट एंड रियल बेस्ड पाथ। अब जब भी कोई अटैकर अटैक कर रहा होता है ना, वो हमेशा अर्जेंट और फियर बेस्ड पाथ दिखाएगा। आपके बैंक से आपको मेल आ रहा है कि अगर आपने अपना अकाउंट वापस से लॉगिन नहीं करा तो आपका अकाउंट 3 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। और ये मेल आ रहा है जब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज है, और इसने बोला कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने 3 घंटे में इसको वापस लॉगिन नहीं करा। तो यहाँ पे जो ये 3 घंटे है, ये क्या है? अर्जेंसी। ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहा है? फियर आपको क्यों होगा? क्योंकि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप यूजुअली क्या करोगे, बताओ मुझे? यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स लॉगिन नहीं करना चाहिए, बट अगर कोई पर्सन है उसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो लॉगिन कर देगा, क्योंकि उसको तो डर लगेगा ना कि शिट, मेरा तो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, मेरे अकाउंट में इतना मनी अमाउंट रखा है, मुझे इसकी जरूरत है, या फिर दिस एंड दैट, एनी रीजन, ठीक है, एनी रीजन। बट उसने तो अर्जेंसी क्रिएट करी ना अटैकर ने, और आपने उस पर बिलीव करा और आपने उस लिंक पे क्लिक करा, और वो लिंक आपको किसी URL पे लेकर गया और वो वेब पेज है, और आपने उस वेब पेज पे लॉगिन कर दिया, तो बूम, आपका अकाउंट अटैकर के पास हैक हो गया। तो यही होता है अर्जेंसी और फियर बेस्ड पाथ। सो गाइज, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि डोमेन क्या होता है, URL कैसे वर्क करता है, फेक वर्सेस रियल डोमेन क्या होता है, कैसे दिखते हैं, TLDs क्या होते हैं, डोमेन लाइक सब डोमेन क्या होता है, सारी बेसिक चीजें आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, DNS। अब जब अपनी सारी चीजें बेसिक क्लियर हो ही चुकी है, तो ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का, जो एक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी की तरह। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका फ्रेंड है राहुल, ठीक है, आप और आपका एक और फ्रेंड है समीर। आपने राहुल को बोला और ये है आप, ठीक है। अब आपने राहुल को बोला कि समीर को कॉल लगा, ठीक है, और यू हैव ईच अदर्स नंबर। आपने पहले राहुल को कॉल करा, फिर राहुल ने समीर को कॉल करा, एंड देन यू गॉट कनेक्टेड, है ना? बट क्या आपको राहुल का नंबर याद था? नहीं था, है ना? क्या राहुल को समीर का नंबर याद था? नहीं था। तो आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने सिंपल अपनी फोन डायरेक्टरी में सर्च करा ना राहुल, एंड यू कॉल्ड एंड इट गॉट कनेक्टेड। तो DNS भी फोन बुक की तरह ही काम कर रहा है इंटरनेट की। जब अपन इंटरनेट पे लिखते हैं google.com, तो जो कंप्यूटर होता है उसको नहीं पता होता कि google.com क्या है, क्योंकि ही लाइक इट ओनली अंडरस्टैंड 01 लैंग्वेज, इट डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो
यहाँ पे डीएनएस क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स को आईपी में कन्वर्ट कर रहा है ताकि आपका जो सिस्टम है वो इसको समझ सके और आपको वेब पेज पे डायरेक्ट कर सके. सो डीएनएस इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि जो डीएनएस है उसने क्या करा, उसने सिंपली जो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट था उसको डोमेन में कन्वर्ट करा, राइट. और आप क्या करते हो, वेब पेज पे पहुंच जाते हो. अब ये इतना मिली सेकेंड में होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि बैकएंड पे हुआ क्या, कैसे रिजोल्यूशन हुआ, इसकी हायरार्की क्या थी, आप लोगों को कुछ नहीं पता होता. आप सिंपली आप वेब पेज पे पहुंच जाते हो. इतने सारे डोमेन्स है, वो ह्यूमंस का रीड करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट. इतने सारे जो आईपीज है वो कैसे ह्यूमन याद रख सकते, नहीं याद रख सकता. इसलिए ही डोमेन नेम सिस्टम जो है वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था और वो इंटरनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब देखो, मैप्स डोमेन नेम्स टू आईपी, मतलब ये अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि ये आइडेंटिफाई करता है सर्विसेज एंड डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट ताकि आप जा सको. अगर आप मैप यूज करते हो, गूगल मैप, तो आप क्या करते हो, सिंपली लोकेशन डालते हो और वो आपको लोकेट कर देता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप खुद तो नहीं बता रहे ना कि यहाँ से ऐसे मुझे जाना है, वैसे मुझे जाना है. आपको सिंपली आपने मैप पे डाला और मैप ने आपको बता दिया. वैसे ही आपने डीएनएस पे, मतलब आपने सिंपली गूगल पे जाकर कोई भी वेबसाइट सर्च करी और आप उस वेबसाइट पे चले जाते हो, आपको आईपी लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो वैसा ही सेम हो रहा है. अब ये साइलेंटली वर्क करता है बैकग्राउंड में, मतलब बिहाइंड द सीन्स, अनेबलिंग स्मूथ वेब नेविगेशन विदाउट यूजर इंटरवेंशन. मतलब आपने सिंपल अपना इंग्लिश में ही लिखा है और ये बैकग्राउंड में अपने आप काम करता है. Powers every web request. Every online action from browsing to sending emails relies on DNS resolution. Even आप जो मेल भेज रहे हो, that is to relies on DNS resolution. देखो, आपके जो ऑनलाइन एक्शन है, ठीक, आप जो भी ब्राउज कर रहे हो, सब कुछ एक एक पार्ट वो उस सब में डीएनएस प्रेजेंट है. तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डीएनएस कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डीएनएस इज द फोन बुक ऑफ इंटरनेट. अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा डीएनएस क्या होता है. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखो, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैम्प, जो डब्ल्यूएस क्यूबटेक लेकर आया है बच्चों को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देने के लिए, ताकि वो अपना एथिकल हैकिंग में करियर आगे बढ़ा सके. और जिन लोगों को एथिकल हैकिंग का कोई आइडिया नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का कोई आइडिया नहीं है, तो भी ये कोर्स उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच से सब कुछ सिखाया जाता है. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज होती है फ्रॉम लिनक्स, अपाचे. यहाँ पे ऐसे टूल्स सिखाए जाते हैं आपको स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अपन यूज करते हैं वो सिखाया जाता है विद एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स. आप लोग 5 माइलस्टोन कवर करोगे इन जस्ट 8 वीक्स. माइलस्टोन 1 क्या होगा, देखो माइलस्टोन 1 में आप लोग सीखने वाले हो साइबर फाउंडेशन एंड लैब्स. यहाँ पे जो भी नेटवर्किंग है उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, लिनक्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कैसे आप कमांड यूज करते हो उनका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 2, जिसमें आती है रिकॉनेसेंस विच इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन एंड टूल किट. यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड में टूल्स पे काम करना सिखाया जाता है. एनमैप, पाचे, ये सब चीज़ें क्या होती है इनके बारे में डिटेल में बताया जाता है. ओके, देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 3, जहाँ पे आप लोग करते हो रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड रेड टीम स्किल्स, जहाँ पे आपकी जेन्युइनली बिल्ड होना स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक में आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं. आपको स्क्रैच से एक एक कमांड सिखाई जाती है लिनक्स की. तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लिनक्स यूज करना नहीं आता, आपको सिखाया जाता है इंस्टॉलेशन, कैसे आप इंस्टॉल करते हो, ये सब आपको सिखाया जाएगा. देन यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि आप एक्सप्लॉइटेशन करते हो, आपकी रेड टीमिंग स्किल्स बिल्ड होने लग जाती है. देन हमारे पास आता है माइलस्टोन 4, जहाँ पे होते हैं एडवांस अटैक एंड करियर लॉन्च पैड. यहाँ पे आप रेडी हो जाते हो अपने करियर को लॉन्च करने के लिए. आप थोड़े एडवांस अटैक सीख जाते हो और आप नेक्स्ट लेवल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एकदम रेडी हो जाते हो. और माइलस्टोन 5 में आपको मिलते हैं बोनस सेशंस. बोनस सेशन इज द मोस्ट प्लस पॉइंट. बोनस सेशन 1 to 1 भी होते हैं एंड क्लासेस के बीच में भी होते हैं. मतलब एक वीक में एक बोनस सेशन जहाँ पे आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते हैं, आपकी जो करियर एडवाइस है वो होती है, काउंसलिंग होती है. सो इट इज द बेस्ट डील यू आर गेटिंग. तो मैं तो आप लोगों को बोलूंगी आप लोगों को जरूर ग्रैब करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी. अब देखो यहाँ पे टीचिंग का वे क्या होता है. यहाँ पे 8 वीक की ड्यूरेशन होती है विच इज 2 month.
यहाँ पे कोहॉर्ट्स होते हैं और क्लास शेड्यूल होती है, वीक की 6 क्लासेस होती है और हर 1 घंटे की होती है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को लाइव में मिलती है, अगर इन केस अगर आप कोई क्लास नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग जाकर अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, जो भी आपके मेंटर्स हैं असाइन उनकी, एंड वहां से अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो वो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको डाउट सेशन में नहीं पूछना तो आप अगले दिन क्लास में भी पूछ सकते हो, एंड मेंटर विल बी देयर फॉर यू एंड दे विल क्लियर योर डाउट। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब आप लोगों को क्यों एनरोल करना चाहिए बूट कैम्प, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से दिस इज द बेस्ट एथिकल हैकिंग कोर्स आउट देयर, क्योंकि ये एआई पावर्ड है। आपको एआई का यूज करके आप कैसे एथिकल हैकिंग में सबसे आगे बढ़ सकते हो ये आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे आप लर्न करते हो डिफरेंट डिफरेंट एआई को कैसे यूज कर सकते हो, एआई टर्मिनल आप कैसे यूज कर सकते हो लिनक्स के अंदर, वो सब आपको सिखाया जाता है। कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब यहाँ पे है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो कि रियल हैकिंग टूल्स से सिखाया जाता है। मतलब आप बायोशार्क, एमएसएफ कंसोल विच इज मेटाएक्सप्लॉइट, ये सब यूज करते हो और मशीन्स को एक्सप्लॉइट करते हो। देन लाइव मेंटर लेड सेशन विथ डाउट क्लियरिंग, यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, आपके जो मेंटर्स है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप उनको बता सकते हो कि हमारी ये डाउट्स है और वो आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे। सो इट इज वेरी गुड थिंग कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देने के लिए मेंटर है। देन स्ट्रक्चर्ड बिगनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक बिगनर लेवल पे ही स्टक हो जाओगे। को एथिकल हैकिंग के कोर्स के एंड तक आप एक एडवांस कोर्स के लिए रेडी होंगे, आप एक जॉब के लिए रेडी होंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये बात बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी, और लिंक्डइन पे, ये सिर्फ लिंक्डइन पे नहीं, अगर आप इंडीड चेक करोगे और भी आप बहुत सारे जॉब पोर्टल चेक करोगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ लिंक्डइन ऐसा कहता है कि साइबर सिक्योरिटी इज अ हाईली इन डिमांड जॉब राइट नाउ विथ अराउंड जॉब 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स वर्ल्ड वाइड, एंड इट इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ जॉब जो खाली पड़ी है। और इनको कौन फिल कर सकता है, इसको आप फिल कर सकते हो कई के साथ, राइट स्किल के साथ। तो यहाँ पे एक स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है। जो नया कोहोर्ट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हो, उसके बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो भी है, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाएंगे। एंड जो नया कोहोर्ट है, जैसा कि मैंने बोला, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे। सो बुक योर सीट्स नाउ बिफोर सीट्स फुल हो जाए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं, और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आप अपने एथिकल हैकिंग करियर को लेकर सीरियस हो और आपको साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, so this is your sign to click on that link which is in description box and register for seat। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया कि डीएनएस क्या होता है, राइट? अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि डीएनएस काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन्स। ब्राउजर क्या करता है, इनिशिएट करता है डीएनएस क्वेरी को। पहले अपन एक वेबसाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, www.wscubetech.com। तो ब्राउजर क्या करता है, इनिशिएट करता है डीएनएस क्वेरी को। अब यहाँ पे अपना आता है रिकर्सिव रिजॉल्वर विच इज योर आईएसपी। लाइक आईएसपी क्या होते हैं, जो अपन को इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जियो का हॉटस्पॉट हो सकता है, आप जो भी यहाँ पे आईएसपी यूज कर सकते हो, एयरटेल, एक्साइटल, बहुत सारे आते हैं जो भी आप यूज करते हो। अब रिकर्सिव रिजॉल्वर करता क्या है, देखो, ये कैशे चेक करता है। कैशे कैसे चेक करता है, कैशे क्या होता है, कैशे आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है डेटा फॉर टेम्पररी। यहाँ पे आपने insta.com सर्च करो, ठीक है, instagram.com आपने सर्च करो, और इसके पास टेम्पररी मेमोरी में ऑलरेडी ये है, तो ये आपको यहीं पर ही insta.com लाकर दे देता है। मतलब अगर इसके आईएसपी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आईपी, आपने थोड़े टाइम पहले ही सर्च करा और आप वापस सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे रिकर्सिव रिजॉल्वर में वो डेटा रहता है जो आप बहुत यूज़ करते हो फ्रीक्वेंटली, तो वो रिकर्सिव रिजॉल्वर स्टोर करके रखता है अपने कैशे में, तो वो आपको यहीं से ही लाकर दे देगा जो आपके जो भी क्वेरी है वो। बट यहीं से ही लाकर दे देगा आपकी जो भी क्वेरी है, और थर्ड स्टेप पे जाएगा ही नहीं। मतलब आपकी जो क्वेरी है वो सेकंड पार्ट में ही सॉल्व हो गई। बट अगर आपकी क्वेरी नहीं है यहाँ पे, मतलब आपका जो आईपी है, जो आप डोमेन रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई, तो अब ये जाएगा रूट सर्वर पर। रूट सर्वर बहुत सारे टीएलडीज जो है वो स्टोर करके रखता है। रूट सर्वर ये होता है,
आप जब लिखते हो www.example.com, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ये स्टोर करके रखता है बहुत सारे TLDs, फॉर एग्जाम्पल .org, .edu, .com, .xyz जो भी है, ठीक है, सारे जितने भी TLDs हैं, और यहाँ से ये अप्रोप्रिएट TLD जो आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है .com पे, तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा TLD सर्वर पर, और ये जो TLD सर्वर है यहाँ से ये डायरेक्ट करेगा मुझे अथॉरिटेटिव सर्वर पर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे मुझे जाना है ये उस पर मुझे रीडायरेक्ट करेगा। और ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से आप ब्राउजर से अथॉरिटेटिव सर्वर पर जाते हो और ये विजिबल नहीं होता, बट बैकएंड में ऐसे काम कर रहा होता है जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हो। आई होप ये क्लियर होगा। रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं? अगर तुम लोग DNS समझ रहे हो तो तुम्हें ये समझना भी चाहिए कि रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स होते क्या है। सो देखो, डिफरेंट DNS रिकॉर्ड टाइप्स सर्व स्पेसिफिक फंक्शन इन डायरेक्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक एंड सर्विसेज। अब सारा इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो एक रिकॉर्ड पे तो नहीं चल सकता ना, एक सर्विस पे तो नहीं चल सकता, क्योंकि फिर तो सब ब्लॉक हो जाएगा, मिस हो जाएगी। इसलिए ये रिकॉर्ड है, ये मैप करेगा होस्ट नेम टू IPv4 एड्रेस। ये IPv4 एड्रेस के लिए ही काम करता है ए रिकॉर्ड, क्योंकि इसके लिए ही बना है। बट हमारे पास उसके बाद क्या आ गया था, IPv6 एड्रेस। जब भी अपन किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं जिसका IPv4 एड्रेस पे वो काम कर रही है, तो वहाँ पे अपने पास काम आएगा ए रिकॉर्ड। बट अगर अपन वेबसाइट पे जा रहे हैं IPv6 है, तो वहाँ पे आ जाएगा ए रिकॉर्ड। अब ये क्यों आया है? क्योंकि जो अब के IPs है वो न्यू ईयर हो चुके हैं क्योंकि जो IPv4 है ऑफ कोर्स वो लिमिटेड है, इसलिए हमारे पास आया IPv6 जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये रिकॉर्ड बना ये रिकॉर्ड होस्ट नेम को मैप करता है IPv4 IPv6 एड्रेस के साथ। देन उसके बाद हमारे पास आता है CNAME विच इज कैनोनिकल नेम। अब ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लोगों के भी घर में, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझो, आप लोगों के घर में नाम होंगे, किसी का होगा राम, ठीक है, ये होगा उसका निकनेम, है ना, और स्कूल में उसका नाम होगा रामू, ठीक है, ये उसका ऑफिशियल नेम है जो वो अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करता है, और ये उसका निकनेम है। पर क्या ये दोनों पर्सन अलग अलग है? नहीं ना, ये दोनों पर्सन एक ही है, बस नेम्स डिफरेंट है। तो सेम हेयर एलाइस में इसके एलाइस की तरह काम करता है किसी और डोमेन के लिए। अगर मैं सर्च कर रही हूँ गूगल के बारे में, मैंने सिंपल गूगल भी लिख दिया, या मैंने गूगल से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी, तो वो मुझे गूगल के वेब पेज पे तो लेकर जाएगा ना। वैसा ही होता है कि यहाँ पे डिफरेंट IPs नहीं बने हर वेब पेज के लिए। अगर मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ तो मैं जा तो गूगल पे ही रही हूँ, और मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है google.com, क्योंकि अगर मैं google.com लिख रही हूँ तो वो तो ओरिजिनल ही हो गया। बट मैं किसी कैनोनिकल नेम से भी उसके वेब पेज पे जा सकती हूँ। मैं जितने भी वेब पेज गूगल के विजिट कर रही हूँ वो सब गूगल के ही है, राइट? तो मैं हूँ गूगल पे, बट मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रही कि मैंने एग्जैक्टली जाकर नहीं लिखा google.com। तो ऐसे ही कैनोनिकल नेम काम करता है। सो गाइज, अब अपने पास आता है NS रिकॉर्ड। NS रिकॉर्ड क्या होता है? इमेजिन करो कि आप एक नए अपार्टमेंट में मूव करते हो, ठीक है, उस नए अपार्टमेंट में जाकर आपको एक बिल्डिंग मैनेजर मिलता है जिसको पता है कि कौन कहाँ रहता है, ठीक है, बिल्डिंग मैनेजर। तो अगर आपको पूछना है कि जॉन कहाँ रहता है, तो आप डायरेक्टली बिल्डिंग मैनेजर के पास जाओगे और वो आपको बोलेगा अपार्टमेंट नंबर, और आप डायरेक्टली जॉन के पास चले जाओगे, राइट? तो ये अपार्टमेंट मैनेजर जिसको सारी नॉलेज है कि कौन कहाँ रहता है। अब NS रिकॉर्ड इज लाइक दैट बिल्डिंग मैनेजर जो बताता है इंटरनेट को कि कौन से सर्वर के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है डोमेन की, ताकि वो जा सके डोमेन के पास, राइट? तो NS लुकअप इज लाइक दैट मैनेजर अपार्टमेंट के जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है सर्वर्स की, ताकि वो डोमेन के पास जा सके। अब यहाँ पे अपने पास आता है MX रिकॉर्ड। तो हर एक कंपनी का अपना एक डोमेन होता है और उससे एसोसिएटेड मेल होती है। अगर मैं WS क्यूब को कोई मेल भेज रही हूँ तो वहाँ पे होगा ना wscube@gmail.com होगा, राइट? तो वो इंश्योर कौन कर रहा है कि वो जो मेल है वो राउट हो WS क्यूब के पास, वो इंश्योर करता है MX रिकॉर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है PTR रिकॉर्ड। PTR रिकॉर्ड क्या करता है, यहाँ पे ये मैप करता है IP को होस्ट नेम के साथ। मतलब कि PTR रिकॉर्ड इज लाइक सर्चिंग नंबर टू फाइंड नेम। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लेकिन अब अपन PTR रिकॉर्ड समझते हैं। मैं वापस PTR रिकॉर्ड स्टार्ट कर रही हूँ दूसरे एग्जांपल के साथ। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया था कि जब अपन को IP एड्रेसेस याद नहीं रहते
तो अपन क्या करते हैं, अपन डीएनएस की हेल्प लेते हैं एंड वो डायरेक्ट करता है वेब पेज पे जो भी अपन टाइप करते हैं, है ना। मैंने WS क्यूब टेक टाइप करा तो मुझे इसने WS क्यूब टेक के वेब पेज पे बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको एक राहुल का एग्जाम्पल दिया था, समीर का एग्जाम्पल दिया था कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। वैसे पीटीआर में क्या होता है, मैंने एक नंबर सर्च करा 98765431 है ना, ये एक नंबर है और मैंने सर्च करा ये। अब यहाँ से मुझे नाम पता चल रहा है कि ये किसका है। ट्रू कॉलर पे आप लोगों ने कभी देखा है कोई नंबर सर्च करके कि इस नंबर से आपको रैंडमली कॉल आया है तो किसका नंबर है। यहाँ पे आप फोन नंबर से क्या करते हो, किसी का नाम ढूंढते हो। ये वही काम कर रहा है, ये आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है डीएनएस कैशिंग। देखो अपन ने कैशिंग ऑलरेडी थोड़ी समझ चुके हैं अपन कि क्या कैशिंग होती है, टेम्पररी स्टोरेज, राइट। थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करके रखती है, अगर वो डेटा काम नहीं आता तो उसको रिफ्रेश कर देती है, उस मेमोरी को डिलीट कर देती है। तो डीएनएस कैशिंग काम कैसे आती है, ये जो अपना डीएनएस रिजोल्यूशन है उसको स्पीड अप कर देती है, रिड्यूस कर देती है टाइम टू रिट्रीव डीएनएस रिकॉर्ड। क्योंकि अगर अपने पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है तो अपन को इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा। देन हमारे पास आता है टीटीएल रिकॉर्ड कैशे लाइफ स्पेन। मतलब कि ये डिफाइन करता है कि ये जो मेमोरी है ये कितनी देर के लिए रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा टीटीएल है 15 मिनट्स, तो ये कैशे में 15 मिनट्स तक मेमोरी रहेगी। अगर यहाँ पे तो 25 मिनट्स, तो ये 25 मिनट्स तक रहती थी। तो ये जो मिनट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये है टीटीएल। अब आता है अपने पास स्टोर्ड एट रिजॉल्वर लेवल। मतलब ये रिजॉल्वर लेवल पे क्यों कहते हैं, क्योंकि कैशेस आर मेंटेन्ड बाय डीएनएस रिजॉल्वर टू सर्व रिक्वेस्ट क्विकली। इनका काम ही ये होता है कि ये अपनी टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर करके रखे ताकि जो क्वेरीज है ये फटाफट से सॉल्व कर पाए। अब ये सर्वर लोड रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि एक सर्वर है, ठीक है, और ये डिवाइडेड है, ठीक है। ये एक नेम सर्वर है और यहाँ पे 100% लोड है, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया N1 N2 N3 और N4 में, है ना। तो ये रियल में ऐसे ही काम करता है किसी भी कंपनी का सर्वर। एक ही सर्वर पर कंपनी कभी काम नहीं करती, क्योंकि अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डाउन हो जाएगी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। इसलिए रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीएनए कैशिंग जो होती है वो मिनिमाइज कर देती है जो भी सर्वर का लोड है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर कोई अटैक होता है तो सोचो इस सर्वर पर हुआ, है ना, डीओएस अटैक हो रहा है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो इस सर्वर पर आ रही है, इस सर्वर पर आ रही है, इस सर्वर पर आ रही है, सर्वर फेल हो गया, तो यहाँ तक तो कंपनी समझ ही जाएगी ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक हो रहा है, राइट। यहाँ पर ये चीजें काम आती है। तो आई होप मैंने आप लोगों को नेम सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। बट यहाँ पे कैशिंग क्या कर रही है, वापस अपन इस पे आते हैं, तो ये रिड्यूस कर रही है सर्वर का लोड, क्योंकि यहाँ तक तो रिक्वेस्ट पहुंचती नहीं है। क्योंकि अगर कैशिंग में स्टोर्ड होगी इन्फॉर्मेशन तो सर्वर पर आएगी नहीं, डायरेक्टली यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो डायरेक्टली ऐसे कैशिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक मैंने समझ लिया कि डीएनएस कैसे काम करता है, राइट। और हम जब कोई डोमेन टाइप करते हैं तो कैसे जो डीएनएस है उसको आईपी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो डीएनएस है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है जो रिस्पॉन्स उसे मिलता है, ठीक है, लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट। तो इसी वजह से जो अटैकर्स होते हैं वो डीएनएस स्पूफिंग या कैशे पॉइजनिंग जो होती है वो करते हैं। उससे क्या होता है, जो यूजर होता है वो फेक वेबसाइट्स पे रीडायरेक्ट हो जाता है अगर उसको पता नहीं है और हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर अटैकर ने डीएनएस स्पूफिंग कर दी और उससे जो यूजर है वो गलत वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, तो कैसे पता चलेगा यूजर को, वो तो लॉगिन कर लेगा और उससे डेटा किसके पास चल जाएगा, अटैकर के पास। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस ही किया गया है डीएनएससेक। अब ये डोमेन नेम सिक्योरिटी सिस्टम एक्सटेंशन है, जैसा कि मैंने बोला। सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊं तो जो डीएनएस रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो ऑथेंटिक है, फेक नहीं है, ये सब करता है डीएनएससेक। और बीच में जो डेटा है उसको कोई चेंज नहीं कर रहा। ये काम होता है डीएनएस सेक का।
बेसिकली एक सिक्योरिटी लेयर जो ये सब चीजें इंश्योर कर रही है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वैलिड है, ठीक है, ऑथेंटिक है, एंड बीच में डेटा टेम्पर्ड नहीं हो रहा। अब ये प्रोटेक्ट करता है स्पूफिंग से, मतलब अगर कोई अटैकर जो है फेक डीएनएस रिस्पॉन्स भेजने की ट्राई करे तो डीएनएस सेक जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और रिजेक्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्टिंग ये सिस्टम को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। अब अपने पास आता है डिजिटल सिग्नेचर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएनएस सेक ये वेरीफाई करता कैसे? इसका सिंपल आंसर ही आता है डिजिटल सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर ही ये सब चीजें कर रहा है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसको सिंपली वे में समझो। जैसे रियल लाइफ में कोई डॉक्यूमेंट होता है उस पर ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जो प्रूव करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो या फिर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आपको स्टैम्प मिलता है डॉक्यूमेंट्स पे। वो स्टैम्प से क्या पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है ना। वैसे ही जो डीएनएस होता है, डीएनएस डेटा के साथ एक डिजिटल सिग्नेचर अटैच करता है, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर है, इसको अटैच करता है जो प्रूफ करता है कि जो डेटा है वो ओरिजिनल सोर्स से आया है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर प्रूफ अपना ये सारा जितना भी काम है ये कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर समझाऊं कि ये बनता कैसे, तो ये बनता है क्रिप्टोग्राफी से, ठीक है। इसमें दो कीज होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब प्राइवेट है जिससे डेटा साइन किया जाता है, और पब्लिक है जिससे सिग्नेचर वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे अपने पास दो कीज है, प्राइवेट एंड पब्लिक। काई से हो रहा है ये सारा काम, डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी से हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें दो कीज है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो डीएनएस सेक है वो काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 होता है कि यूजर ने रिक्वेस्ट करा वेबसाइट पे, ठीक है। स्टेप 2 में डीएनएस सर्वर है वो रिस्पॉन्स देता है प्लस डिजिटल सिग्नेचर, और स्टेप 3 में जो सिस्टम है उस सिग्नेचर को पब्लिक की से वेरीफाई करता है। मतलब आप उसने रिक्वेस्ट करी यूजर ने, ठीक है, तो फिर डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्स देगा और उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर देगा। फिर सिस्टम उस सिग्नेचर को पब्लिक की से वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। तो अगर सिग्नेचर जो है वो वैलिड नहीं है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पूफिंग से बच गए, अपन को रियल वेब पेज मिल रहा है और सब कुछ ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है, सब कुछ इंटीग्रिटी के साथ हो रहा है। अब डीएनएस सेक आने से क्या हुआ, जो डीएनएस है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहा सब कुछ, वो पहले सब कुछ वेरीफाई कर रहा है उसके बाद काम कर रहा है। तो ये डीएनएस सेक तुम सोचो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, चेन ऑफ ट्रस्ट। देखो डीएनएस सेक इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है, मतलब ट्रस्ट एक हायरार्की में बिल्ड होता है, पहले रूट, उसके बाद टीएलडी। अब यहाँ पर आई गेस मैं मान रही हूँ तुम्हें टीएलडी पता है क्योंकि अपन पढ़कर आ चुके हैं, लाइक .com, ठीक है। डोमेन हर लेवल नेक्स्ट लेवल को वेरीफाई करता है, इससे एक ट्रस्टेड चेन बन जाती है। अगर चेन का कोई भी पार्ट ब्रेक होता है तो रिस्पॉन्स ट्रस्टेड नहीं माना जाता और रिजेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो डीएनएस सेक यूज कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अपने पास आता है ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे क्या मतलब है, अपन ने ये देख लिया कि कैसे स्पूफिंग से अपन को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, अपन ने डिजिटल सिग्नेचर्स देख लिया, अपन ने चेन ऑफ ट्रस्ट देख लिया। अब यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स आ रहे हैं, देखो इसका क्लियर मीनिंग है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ऑथेंटिसिटी, डेटा जो है वो रियल सोर्स से आ रहा है। इंटीग्रिटी मतलब डेटा बीच में टेम्पर नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, जैसा डेटा अब भेज रहे हैं वैसा ही डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो वैलिडेट्स डीएनएस रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो लेजिटिमेट है, जैसा कि मैंने बोला ये पूरा इंश्योर करता है कि जो डेटा है
वो ऑथेंटिक हो एंड इंटीग्रेटेड हो, मतलब डेटा चेंज ना हो और जो डेटा है वो लेजिटिमेट हो बेसिकली, ठीक है। हमें जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो टेम्पर नहीं हुआ है बीच में। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डीएनएस सेक जो है वो क्या नहीं करता है, ये इनक्रिप्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। मतलब डीएनएस सेक इनक्रिप्शन नहीं करता, मतलब जो डेटा है वो हिडन या प्राइवेट नहीं होता। ये सिर्फ डेटा को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो डेटा है वो करेक्ट है और सेफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन हो रहा है और जो डेटा है वो आप लोग के पास करेक्ट आ रहा है और सेफ आ रहा है। यहाँ पे काम कर रहा है डीएनएस सेक। तो गाइज ओवरऑल डीएनएस जो है वो आपको वेबसाइट पर लेकर जा रहा है, ठीक है, लेकिन डीएनएस सेक जो है वो इंश्योर करता है डेटा फेक या मैनिपुलेटेड वेबसाइट पे आपको नहीं लेकर जा रहा हो और जो डेटा आपको मिल रहा है वो रियल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज इंटरनेट पे सिर्फ कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योर तरीके से कनेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो सिक्योरिटी यहाँ पे अपन को डीएनएस सेक प्रोवाइड कर रही है और डीएनएस सेक इस ट्रस्ट को इंश्योर करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएनएस का एंड ये डीएनएस का एक सब टॉपिक था इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, बट ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि अपन इसको और प्रैक्टिकल वे में देखें जिसमें अपन टूल्स का भी यूज करें तो मुझे कमेंट्स में बताओ, अपन वो जरूर करेंगे और अपन एक देखेंगे कि एक एनालिस्ट जब प्रैक्टिकली चीजें कर रहा होता है ब्लू टीम और रेड टीम तो वो कैसे एनालाइज करता है चीजों को, तो हम वो भी देखेंगे। ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी का क्या पार्ट होता है, ये इंक्रिप्शन क्यों यूज नहीं करता बेसिकली, एंड ये कैसे डेटा को वेरीफाई कर रहा है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो और अगर आप लोगों को किसी भी चीज में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और आपको नेक्स्ट किस चीज पे कोर्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपन उस पर भी कोर्स बनाएंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर स्टे सेफ।